अच्छा, फोर्सेस के चैप्टर के अंदर ना हमें कुल मिला के तीन लॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझना है। सही है, और उसके बाद ये फोर्सेस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है, मैं इसके अंदर थोड़ी लंबी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले। सही है, और फोर्सेस के बाद मोमेंट है, हुक्स लॉ है, और वर्क एनर्जी पावर है, प्रेशर डेंसिटी है। सही है, सो आ जाओ भाई। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से। भाई को याद करा सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? Object will remain stationary unless external force is applied upon it. सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई एन ऑब्जेक्ट remain in rest or in motion with constant velocity, okay, until an external force is acted अपॉन इट। ओके। अच्छा देखो, इसके अंदर ना तुम्हें दो चीजें बतानी है। हरून आपने एक चीज थोड़ी गलत बताई। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर दो केसेस हैं। ये तो वो रेस्ट के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, सही है। ये तो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है आपका, सही है। ये तो ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर तो मोशन है तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी आपने बोलना पड़ेगा भाई, सही है। सेट हो गया। अगर तो वो मोशन आप बोल रहे हो तो ये आपको हो विद गया सर। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर चल रहा है, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर चल रहे हैं, सही। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस, सही है। ये जो चीज़ है इसका मतलब है कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, सही हो गया। ये आपके पास हो गया, सही। सो आप ये जो है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ की दो कंडीशन है, या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, राइट। और एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी नहीं होगी, सही है। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं होगी तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर आ रहा होगा, सही है। अच्छा, अगर तो डायरेक्शन चेंज होगी तो भी उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगी सिस्टम के अंदर से, सिस्टम के अंदर। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो भी सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, राइट। और इसके अंदर जो है, अच्छा जी, ये हमारे पास जस्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सही है। और इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा न्यूटन सेकंड लॉ, सही है। अच्छा जी। अच्छा, चलो फिर उसके बाद वही चीज़ समझा देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को याद कराएगा भाई? न्यूटन न्यूटन सेकंड लॉ को याद कराएगा? A resultant force produces a proportional acceleration. है, क्या सर एफ बात है। इक्वल्स एम ए। एफ इक्वल्स टू एम ए, माँ, अरे यार क्या बात है। न्यूटन सेकंड लॉ, अबे चमाट पड़ेगा, बोल मत The देना ऐसी चीजें। resultant the बोलो बोलो। resultant force is proportional to the rate of change of momentum and in हाँ, the same direction of. रिजल्टेंट फोर्स मैं तो तुक्का मारा था सर। अच्छा, हवाई फायरिंग का सीन नहीं है मालिक यहाँ पे। सिंधी मारू तो नहीं हो ना? अरे माजरत माजरत, अगर कोई है तो भाई माजरत। रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of momentum, ओके। ये आपके पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स कॉन्सेप्ट, राइट। अब सही। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, सो फॉर्मूला में हम कहते हैं कि भाई पी, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, सही है। अब देखो, अगर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ होता है ना तो यहाँ पे हमें पता होता है कि मोमेंटम का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। अगर नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे पढ़ाना पड़ता, सही है। सही हो गया। अच्छा जी, यूनिट हमारे पास आता है, फोर्स का यूनिट हमारे पास आता है न्यूटन, सही है। बेस यूनिट कोई बता सकते हैं भाई? फोर्स का बेस यूनिट कोई बता सकता है? पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, फोर्स का बेस यूनिट बता सकते हो भाई? kg ms-2। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपने कहा के जी
ms-2। सही है। ओके। अच्छा, चलो भाई ये हो गया। अब देखो हमने दो चीजें डिस्कस की हैं कि भाई अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी या एक्सटर्नल फोर्स होगी, सही है। ये दो केसेस हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में चले आएंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी तो न्यूटन सेकंड लॉ में चले आएंगे, राइट। यानी मकसद ये है कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ होगा तो फर्स्ट लॉ नहीं होगा, फर्स्ट लॉ होगा तो सेकंड लॉ नहीं होगा, राइट। यानी दो चीजें एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती, सही है। अच्छा, जल्दी से ना इसके पहले ग्राफ देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इसके वेक्टर्स को समझते हैं, सही है। अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ तुम बना रहे हो और तुम्हारे पास मोमेंटम है और टाइम है, सही है। और तुमने ये ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन, तो मुझे बता सकते हो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताएगा? यस, एनीबडी? फोर्स। कौन बोला भाई? फोर्स बताएगा? कैसे बताई? फिर वो आपने बताया था ना कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो फिर जो भी बनता है वो वेरी ग्रेडियंट गुड, इज हो गया। इक्वल टू एफ होगा ना। सही हो गया। तो आपने कहा कि भाई इसका ग्रेडियंट जो है वो हमें फोर्स बता रहे हैं, सही है। सो ग्रेडियंट जो है वो हमें फोर्स बता रहे हैं, सही है। अच्छा, और एफ अपॉन टी जो है वो उसका ग्रेडियंट, उसका एरिया हमें क्या बता देगा? वो बता देगा, मोमेंटम बता देगा, ऐसे ही बता देगा, सही है। सर इम्पल्स नहीं एरिया तो बताएगा? ये बता। हाँ जी। एरिया, इसका एरिया बेसिकली इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम बताते हैं, सही है। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम आर द सेम सेम थिंग। बट ए लेवल्स के अंदर हम इम्पल्स का वर्ड यूज नहीं कर रहे होते, हम चेंज इन मोमेंटम कह रहे होते हैं, समझ रहे हो ना? सर, सही है। सो एरिया जो है वो हमें ये बता देगा, सही है। चेंज इन मोमेंटम, फाइन। ये हमारे पास एक बात आ गई, सही है। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी का ग्राफ है, सही है, इफ लेट से मैंने तुम्हें वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है, सर एरिया क्या बताएगा? चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम? और ग्रेडियंट? फोर्स। सही। सही, ये ग्रेडियंट एरिया आपका। कौन से वाले पे लिखा हुआ है, पीटी का? नहीं नहीं, फोर्स टाइम्स ये फोर्स टाइम्स टाइम का ना इसका ग्रेडियंट, इसका एरिया। इसका एरिया यहाँ पे यूं आओगे और ये यूं, सही है। सो बेसिकली मोमेंटम टाइम का जो ग्रेडियंट होगा वो फोर्स बताएगा, और फोर्स टाइम का जो एरिया होगा वो आपको मोमेंटम बताएगा, सही हो गया। एरो एरो देख रहे हो ना, एरो दिख रहा है? सही है। और ये फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम बता रहा होगा, सही हो गया, क्लियर हो रहा है भाई? अच्छा जी, ये हो गया। अब जी सर। आगे आ जाओ। अब आगे तुमसे कह रहे हैं कि भाई मोमेंटम हो गया, फोर्स। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी का ग्राफ बना हुआ है, सही है। लेट्स से तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके। और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये तुम्हारे पास इस तरह का बन रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मोमेंटम टाइम ग्राफ किस तरह का तुम्हें दिखेगा? क्या तुम्हें मुझे बता सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मोमेंटम टाइम ग्राफ में सर क्या फर्क? हाँ जी। सर उसकी ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका फोर्स होगा। उसका ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट होगा। आए, उसका ग्रेडियंट एक्सलेशन होता है और उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, सही है। नहीं मतलब अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मुझे मोमेंटम टाइम ग्राफ पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? फिर एफ जैसे, इज इक्वल टू एम ए। अबे नहीं, सीधा सीधा, सीधा सीधा वो जो मोमेंटम का ग्राफ है वही इसका भी ग्राफ हो जाएगा, बस। सर। सेम ग्राफ दिखाते हैं आपको, देखें। आपको पता है कि मोमेंटम की जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो एम वी होता है, सही है। सो लेट्स से कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, सही है। और उसने एक्सेलरेट किया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रेस्ट है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, सही है। यह फाइनल वेलोसिटी, मास मैंने आपको दे दिया है 10 kg, सही। सो मैंने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बन जाएगा इसका? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा, 0 से लेकर 10 तक ही हो जाएगा, सही। सही हो गया। अच्छा, अब अगर तुम इसका मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाना चाहो, सही है, मोमेंटम टाइम ग्राफ, तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि उसे जीरो से स्टार्ट किया है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 10 × 10 100 कर दोगे, राइट। सही हो गया। सो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 100, सही है। और इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो, सही हो गया। और ग्राफ का शेप सेम रहेगा, क्या तुम देख पा रहे हो? यस, आना बोलो भाई। जी सर।
सही है, ग्राफ का शेप सेम रहेगा, सही है, ग्राफ का शेप सेम रहेगा लेकिन साइज में फर्क आ जाएगा, राइट। यानी मोमेंटम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा वो छोटा होगा, और मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा वो बड़ा होगा, ओके, क्योंकि मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास, राइट, एंड वेलोसिटी इज जस्ट द वेलोसिटी, ओके। क्लियर हो गया भाई? हारून क्लियर हो गया? ओके। सही हो गया। सो यस बोल भाई। ये हो गया सर। ओके, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब जो है ये चीज समझ ली। सिमिलरली अगर मेरे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है, सही है, सो एक्सेलरेशन के ग्राफ का क्या रिलेशन होगा अगर मैं तुमसे बोलूं फोर्स का से रिलेट कर दूं? हाँ जी। अल्लाह अकबर। अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और मैं आपसे कह रहा हूँ फोर्स से रिलेट कर दूं तो कैसे बनाओगे? कोर्स का ज्यादा बड़ा होगा। सर वो, सही है, शेप वाइज सेम होगा। हाँ बोलो एन, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं सर, एक सही है, फोर्स और एक्सेलरेशन का शेप सेम होगा, फोर्स का बड़ा होगा, एक्सेलरेशन का छोटा होगा, सही है। और बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, राइट। कभी कभार देखो वो क्या करते हैं, वो तुम्हें ये दे देता है एक्सेलरेशन का ग्राफ, तुमसे कहते हैं मोमेंटम का ग्राफ बना दो, सही है। सो तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा तुम सबसे पहले वही सेम शेप जो है वो फोर्स के लिए बना दोगे, बट थोड़ा सा बड़ा ग्राफ होगा, राइट। और फिर उसी सेम शेप उस शेप का एरिया तुम निकाल दोगे मोमेंटम के लिए, राइट। एंड सिमिलरली अगर तुम्हें मोमेंट वेलोसिटी का ग्राफ दिया हो, तुमसे कह रहा है फोर्स का बना दो, तो उस वेलोसिटी को यूज करके मोमेंटम का ग्राफ बनाओगे और मोमेंटम से फिर फोर्स का बना दोगे। भाई ये बात समझ में आई? सर आप ये ठीक है। समझा सकते हैं मोमेंटम टाइम ऑफ उस टाइम का जो ग्रेडियंट ऑफ एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता देखो मोमेंटम टाइम का जो ग्रेडियंट होगा वो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, सही है, लेकिन उसका एरिया कुछ भी नहीं बताएगा, सही है, सही हो गया। है? सही और हो गया। जो फोर्स टाइम है उसका जो ग्रेडियंट है वो कुछ भी नहीं बताएगा, और जो एरिया है वो आपको जो है ना चेंज इन मोमेंटम बता रहा होगा। क्लियर हो गया? सही हो गया। बस ये। ओके, ये तो सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है? क्या चीज़ क्या है भाई? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है इसका। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मोमेंटम टाइम ग्राफ एक जैसा दिखेगा, बस इस वजह से बनाया हुआ है कि शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड शेप ऑफ द मोमेंटम टाइम ग्राफ एक ही जैसा होगा, राइट। अगर तुमसे क्वेश्चन के अंदर कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ और तुमसे कह रहा है फोर्स टाइम ग्राफ बना दो, तो तुमने उसको पहले मोमेंटम टाइम ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना होगा, शेप सेम ही रहेगी, और फिर मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालोगे तो फोर्स निकल आएगी। समझ रहे हो? बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने बात करी फोर्सेस की। अच्छा, तुम्हारे पास जो चेंज मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हें पता है कि वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द न्यूटन लॉ वो आपके पास ये भी बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है, ओवर टी। सही है। सो आपके पास आ जाएगा M1v1 = M2v2। एम, हाँ जी, एम वी माइनस यू ओवर टी, राइट, MA। ओवर डेल्टा टी, सही है। सो ये आपके पास बन गया है मेरे भाई, वेरी गुड। डायरेक्ट F = MA लगा सकते हैं ये इतनी लंबी ना करे तो। डायरेक्ट भी लगा सकते हो लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर ये अप्लाई हो रहा होगा, ओके, इस चैप्टर के अंदर एम ए अप्लाई नहीं हो रहा होगा, सही है। एक सो जगह V - U/T लिख दे। किसकी जगह? हाँ एक एक ही ही जगह आप, जगह। हाँ हाँ वैसा कर सकते हो, सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जो है ना आपके पास जो यहाँ पे जो चीज़ जो एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ है वो बेसिकली ये है, चेंज इन मोमेंटम का है, सही है। सो बस ये चीज़ मुझे बतानी है। खैर, अच्छा जी, चलो ये बात हो गई। अब जो है यहाँ से हमारे पास आ गया, एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास आ गया एम ए, ओके। अच्छा जी, सो अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी दी हुई है तो तुम बीच वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, अगर एक्सेलरेशन दी हुई है तो आखिरी वाला इस्तेमाल कर लो, और अगर अगर तुम्हें मोमेंटम की फॉर्म में दिया हो तो पहले वाला इस्तेमाल कर लो, राइट, डिपेंड्स। तो ये बातें हो गई। अच्छा जी, अब हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ इस्तेमाल किया है अबे यार एक तो पता नहीं क्या हो गया करे को, एक सेकंड दो भाई।
अब देखो, हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ इस्तेमाल किया और जो न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल किया, उससे हमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि फोर्सेस के आपके पास दो केसेस हैं, सही है। या तो फोर्सेस आपके पास होंगी इक्विलिब्रियम पे सही है। फोर्सेस आपके पास होंगी इक्विलिब्रियम पे, सही है। या तो फोर्सेस आपके पास होंगी नॉन इक्विलिब्रियम पे, यानी रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ होंगी, ओके। अगर दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होंगी तो आपको उसको सॉल्व किस तरह से करना है, और रिजल्टेंट पे होंगी तो आपको सॉल्व उसको किस तरह से करना है, बस ये देखना है। वेक्टर वगैरह, वेक्टर कैलकुलेशन यहाँ पे हमने देखनी है, सही है। आपको पता है कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होंगी तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, ओके। रिजल्टेंट विल बी जीरो, सही है। सही है। और अगर आपके पास जो है, इसको हटाते हैं, रिजल्टेंट विल बी जीरो, ओके। और अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ आएगी तो हम उसको भी सॉल्व करना सीखते हैं, सही है। सो अब उससे पहले जो है वो हम फोर्सेस की टाइप देख लेते हैं कि जो जो वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, सही है। सो जो वेक्टर्स आपके पास आता है वो आपके पास आएगा, एक वेक्टर होगा वन डायमेंशनल, सही है। वन डायमेंशनल, सही हो गया। दूसरा वेक्टर आपके पास आएगा ऑर्थोगोनल, नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। तीसरा आपके पास आएगा डायगोनल, ओके। वन डायमेंशनल वेक्टर अगर आएगा तो उसको सॉल्व किस तरह से करोगे, उसका जस्ट रूल है, सिंपली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे उनकी डायरेक्शन के हिसाब से, ओके। सही हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, या ऐड, या सिर्फ ऐड करोगे कंसिडरिंग देयर डायरेक्शन। देयर डायरेक्शन, ओके। एक बात हो गई, सही हो गया। और दूसरी चीज, इफ यू हैव टू वेक्टर्स ऑर्थोगोनल फॉर्म में, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व, सही हो गया। एंड जो तीसरी चीज है वो आपके पास है डायगोनल वेक्टर, सही है। और डायगोनल वेक्टर के अंदर जो है, डायगोनल वेक्टर के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, वेक्टर रेजोल्यूशन से सॉल्व करना होगा, रेजोल्यूशन से, सही है। या फिर जो है वो आपके पास वेक्टर ट्रायंगल बनता है, सही है। अच्छा जी, वन डायमेंशनल की एग्जांपल ले लो, सही। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सही, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ओके। और अरे, और आपके पास जो है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, सही है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में, सही, एक फोर्स इसी डायरेक्शन में और है, सही। एक है 10 न्यूटन की, एक है 15 न्यूटन की, सही है। और एक है इस न्यूटन, इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन की। मुझे बता सकते हो कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? हाँ जी, बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? एनीबॉडी? जी सर, एक सेकंड। अबे यार, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको माइनस ले लो, राइट वर्ड सारी पॉजिटिव ले लो, तो लेफ्ट 7 वर्ड हो को जाएगा ना नेगेटिव ले लो। 7 कैसे, 17 क्यों नहीं हो रहा भाई? यहाँ से? 10 + 15 - 8
सो ये आपके पास आ जाएगा +17, राइट। अगर कोई बंदा इसको अदर वे करता है, सही है, वो 10 माइनस में लेता है, 15 भी माइनस में लेता है, +8 में लेता है, तो आपके पास जाएगा -17, राइट। बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, राइट। द साइंस आर डिफरेंट बट दे आर रेफरिंग द सेम थिंग, ओके। ये वन डायमेंशनल फोर्स है, सही है। अब अगर वन डायमेंशनल के अंदर रिजल्टेंट ना हो, सही है, और अगर आपके पास रिजल्टेंट जीरो हो, तो आप क्या करोगे? लेट्स से कि भाई आपके पास जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सही है, और क्या हो रहा है कि आपको जो है एक फोर्स लग रही है इधर को, सही है, एक और लग रही है इधर को, सही है। 8 न्यूटन ये है, सही है, एंड 13 न्यूटन ये है, सही है। यहाँ पे एक और फोर्स लग रही है जो कि है 7 न्यूटन, एंड यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F न्यूटन की, सही है। अब आपने निकालना है फाइंड F। एफ निकालना है। हम्म। लेकिन सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, सही है। 14 14। अच्छा जी, 21 7, ओके 14 आ रहा है। फाइंड F सच दैट फोर्सेस आर ऑन इक्विलिब्रियम, ओके। सर ये ऊपर वाला brilliant। -17 क्यों है? +17 या -17 दोनों ले सकते हो। अगर किसी बंदे ने ना राइट वर्ड को नेगेटिव लिया है और लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव लिया है, सही है, तो उसका फिर आंसर ये आ रहा होगा, राइट। और उसका जो नेगेटिव साइन होगा वो राइट वर्ड को बता रहा है क्योंकि उसने राइट वर्ड को नेगेटिव कंसिडर किया है, राइट। और अगर किसी बंदे ने पॉजिटिव लिया है राइट वर्ड को, पॉजिटिव राइट वर्ड को लिया, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव लिया, तो उसका +17 आ रहा होगा और पॉजिटिव साइन राइट वर्ड को बता रहा होगा, समझ लो। तो रिजल्टेंट हम लिखेंगे 17 टू द राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सिर्फ साइन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, उसकी खैर है। सेट हो गया, ये बातें समझ में आ गई? एफ आएगा जी 14। सर। सही है, आप कह रहे हो, हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ अभी। F आ गया आपके पास 14, चलो। आपने बता दिया F हमारे पास। सो आपने कहा, आपने किया होगा कि भाई एक सेकेंड, 8 + 13 इज इक्वल्स टू 7 + F। सही, आप ये तो ऐसे कर सकते हो, और आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 14, सही है। सही, ये तो आप ऐसे कर सकते हो, ये तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि भाई 8 + 13, 13 - 7 इज इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि रिजल्टेंट 0 है, सही है। तो इस वजह से सही, रिजल्टेंट अगर रिजल्टेंट 0 होता है यानी इक्विलिब्रियम पे होता है, तो राइट वर्ड इक्वल्स टू लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, एक केस। या फिर राइट वर्ड माइनस लेफ्ट वर्ड इक्वल्स टू 0, ये आप भी कर सकते हो, सही है। ये रिजल्टेंट का केस होता है, सही है। चलो अब आ जाओ पाइथागोरस पे। क्या अगर आपके पास दो फैक्टर, दो फोर्सेस हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है इधर को, एक फोर्स लग रही है इधर को, और एक फोर्स लग रही है यूं। दिस इज 250, दिस इज 70, एंड दिस इज 400, सही हो गया। मुझे बताना है इसका रिजल्टेंट कितना है। हाँ जी। जनाब, इसके लिए क्या करोगे? वेक्टर ट्राइंगल, वेक्टर वो बना लो। और सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टल को सॉल्व कर लो, सही है। आपके पास है 250 -70, राइट। ये आपने सॉल्व कर लिया रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन के लिए, सही है। रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन से 400 ये, सही है। रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन 400, राइट। सो आप अब जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया, सो अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सही। आपको पता है कि भाई जो ओवरऑल रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली √RX² प्लस RY² के बराबर होगा, सही है। सो RX आपके पास आ गया 270 180, और ये आ गया आपके पास 400। सो हाउ मच?
कोई है बताने वाला? कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है? हाँ जी, कोई बंदा कैलकुलेटर लेके बैठा है, प्लीज बताओ। ऐसे ही बैठो, सारे वेले बैठो। फोर एटी थ्री आ रहा है मेरे पास। रिजल्टेंट मेरे पास आ रहा है 438 सर बल्कि। मेरे पास 438.63 आ रहा है। हाँ जी, मेरे पास भी ऐसे ही आ रहा है भाई। अच्छा, सही है। अच्छा जी, ये हो गया दूसरे टाइप का। अब आ जाओ ऑर्थोगोनल समझ लेते हैं। अब देखो ऑर्थोगोनल के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो है, अगर लेट से अब आपके पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, सही है, सर वैसे इसके में डायरेक्शंस मैटर करेंगी या नहीं? मतलब लाइक अगर फॉर कोई, एग्जांपल। अगर एक बंदा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है, दूसरे दूसरे को पॉजिटिव ले रहा है, तो इससे एक का आंसर नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सही हो गया। अच्छा जी। सर इस पे आर एक्स को सॉल्व करके पाइथागोरस लगा दिया ना। किस पे? मतलब पहले रिजल्टेंट दो का निकाल लिया ऑपोजिट वालों का, फिर हाँ जी, उसके पाइथागोरस बाद निकाल दिया। पाइथागोरस लगा दिया, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अगर 180 माइनस आ रहा है और 400 प्लस है तो फिर उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, जब भी वो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना यार, जो माइनस साइन होगा प्लस हो जाएगा। सही है। सही है। अच्छा जी। चलो, ये आ गया। अब उसके बाद जो है, और डायगोनल फोर्सेस हैं, अगर मेरे पास एक फोर्स इस डायरेक्शन में, सही है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, लेट से, सही है, और लेट से ये मेरे पास है 10 एट एन एंगल 30, और ये मेरे पास है एट 45, ओके, और ये मेरे पास है 20। सही है। सही हो गया। अब मुझे ये जानना है भाई कि आपके पास जो है, अच्छा जी, मुझे ये जानना है कि भाई आपके पास जो वो होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इनके रिजल्टेंट के लिए कुछ भी काम नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। सही, वेक्टर, सही हो गया, वेक्टर रेजोल्यूशन, सही है। अच्छा, वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जितने भी टू डायमेंशनल वेक्टर होते हैं उनका आप ब्रेक कर दो। डायगोनल का मतलब होता है कि एक्स और वाई दोनों के बीच में आ रहे हैं, ना तो पूरा एक्स है ना तो पूरा वाई है। सही, सो उनको आप ब्रेक कर देते हो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट के अंदर, जैसे अभी हम पहले करके आ रहे हैं। सही हो गया। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे, ये क्या बन जाएगा, 10 cos 30, और ये बन जाएगा 10 sin 30। ओके भाई, ये समझ में आया। और जो ये वाली चीज आपके पास बन जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 20 cos 45 एंड 20 sin 45, sin 45। ओके, अब देखो तुम क्या कर सकते हो, अब तुम इनको सॉल्व कर सकते हो आपस में। सही है, जो sin 45 और cos 45 वाली कंपोनेंट्स हैं, सही है, वो बेसिकली दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, सो यू कैन ऐड देम डायरेक्टली। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट देम। सही हो गया। सो आपने कर लिया भाई, आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, ऊपर वालों को नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सही है, सो आपने लिया 20 sin 45 प्लस 10 sin 30। अब ये क्या आ गया, रिजल्टेंट का वाई डायरेक्शन आ गया। सही हो गया। और इसी तरह से फिर आपने रिजल्टेंट का एक्स डायरेक्शन निकालना है। अब जब रिजल्टेंट का एक्स और वाई डायरेक्शन आ जाएगा, तो आप उसको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। सही है। सो बेसिकली एक वेक्टर रेजोल्यूशन जो होता है ना, एक डायगोनल वेक्टर्स जो होते हैं उनको आप पहले वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, दो कंपोनेंट बनाते हो, तो फिर वो ऑर्थोगोनल की फॉर्म में आ जाता है। सही, फिर उसको ऑर्थोगोनल वाले तरीके से सॉल्व करते हो। सही हो गया। चलो, ये हमने कर लिया। सही है,
ये हमारे पास आ गया आर वाई, सही है, जो कि तुम्हारे पास आ रहा होगा sin 45 इज अंडर रूट 2/2, सो 10 अंडर रूट 2, सही है, प्लस sin 30 इज 1/2, सो 5, सही है। सो आर वाई वुड बी 10 रूट 2, 1 अंडर रूट 2 कितना होता है भाई? 1.4141 होता है मेरे ख्याल से, सो 14.1 हो जाएगा, सही है, प्लस 5 करोगे 19.1। और अगर जो है वो एक्स आर एक्स को देखो, तो आपके पास आ जाएगा 20 cos 45, सॉरी 20 cos 630 माइनस, so I'm considering the right word as positive and the left word as negative, 20 cos 45, okay? अब आप इसको भी सॉल्व कर लो। सो cos 30 इज अंडर रूट 3/2, सो हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, सही है, माइनस cos 45 इज सर 20 अंडर टेन रूट टू टेन अपॉन कॉस टू 30 नहीं होना चाहिए? क्या चीज? 10 cos 30 नहीं होना चाहिए? हाँ जी होगा, और 20 cos 30 लिखा हुआ है। 20 cos 30, क्या मतलब भाई, दोबारा बोलो। सर 10 cos 30 माइनस 20 cos 45 नहीं होना चाहिए? एक सेकेंड, 10 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, माजरत। अच्छा जी, एक सेकेंड, 30, अच्छा ये हो गया, सही है जी। तो यहाँ पे भी उल्टा हुआ है, ये हो जाएगा 10 sin 45 और ये हो जाएगा 20, सही है। सो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, ओके, सही हो गया। एंड सर प्लस क्यों गया वाई में? दोनों ऊपर जा रहे हैं ना, ये भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, सेम अच्छा, डायरेक्शन के अंदर है। और एक्स में डायरेक्शन नहीं दी। ऑपोजिट है, ऑपोजिट देखो ना, एक उधर जा हाँ रहा है, एक सही उधर जा बोला। रहा है, सही, सही है। सर तो सर वैसे ये 10 sin में पढ़ने के बाद ही पता चले बड़ा कौन सा है। वो तो एंड में पता चलेगा बिल्कुल। सर 10 sin 45 माइनस 20 sin 30 नहीं होना चाहिए? टेन ये दोनों साइन का। साइन लगा रहे हो ना, दोनों ऊपर को जा रहे हैं, ये अच्छा भी हाँ यहाँ पे जा सही रहा है, ये सही। भी यहाँ पे जा रहा है, वो कॉस्ट के अंदर करोगे वो काम, सही है। सो अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉस 10 cos 30, सर इसका आ रहा है -8.96। सही है, ये 5 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 10 अंडर रूट 2, सही है। आप कह रहे हो कितना बता रहे हो भाई? -8.96। -8 पॉइंट, ये राउंडेड है। सही है, कोई मसला नहीं है। और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ये 10 होगा, और ये फिर जो है ना 7 हो जाएगा, 7.07, सही है। सो सर 17 सिंपलीफाई करना जरूरी नहीं है वैसे, अगर आप ब्रैकेट पॉइंट में वन डाल के कर लो तो हो जाएगा कैलकुलेटर में। हाँ हाँ, वो डायरेक्ट कर लो, तो मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं है ना, मैं ऐसी होशियारी ना हूँ, सही है। बस सही। ये वाला स्टेप डायरेक्ट, ये वाला आ जाए, ये आ जाए डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो, फौरन आंसर निकालो, ओके। ये बेकार बेकार चीजें नहीं करनी है, सही हो गया। ठीक है जी। चलो जी, वेक्टर हो गया पूरा कंप्लीट, सही है। वेक्टर के अंदर दूसरी चीज आती है वेक्टर ट्राइंगल, ओके। वेक्टर ट्राइंगल, मैं वेक्टर ट्राइंगल नहीं करवा रहा अभी, ये चलो वेक्टर ट्राइंगल भी कर लो। अच्छा जी, वेक्टर ट्राइंगल का रूल ये होता है कि अगर तुम्हारे पास दो डायगोनल वेक्टर है इसी तरह से, तो तुम उसके अंदर वेक्टर ट्राइंगल बना दो। यार अभी ना असल में नमाज का टाइम मुंह लगा है, 5:30 में नमाज है, सही है। तो एक काम करते हैं, बस यहीं पे रोकते हैं क्लास, सही है, स्टॉप। अच्छा, मैं जो है ना तुम्हें वो भेज रहा हूँ, वेक्टर की वर्कशीट भेज रहा हूँ, सही है। मुझे एमसीक्यूज की वर्कशीट अटेम्प्ट कर लो, थ्योरी के अंदर वेक्टर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सही है, और ना ही आते हैं। सो एमसीक्यू की क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सही है। एमसीक्यू के अंदर तुम किसी भी उससे करना चाहो, एमसीक्यू की रिस्पेक्ट से तुम्हारा वेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थ्योरी के अंदर जो है वो हमारे पास एक चीज़ बाकी है, बस वो मैंने कंप्लीट करनी है, सही है। वेक्टर डायग्राम जो अभी बाकी है। हाँ, वो ये एक चीज़ बाकी है, अभी बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है, सही है। सो हेड मैं टू ये, टेल और सब बाद हाँ में जी हाँ होगा। जी, वही वही इसी के अंदर आएगा, सही है। सो मैं वेक्टर का जो है ना तुम्हें वो भेज रहा हूँ, क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तुम जरा उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सही है। यार खुल जाना है यार, तुम उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कल की कल कोशिश करो कि एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन हो जाए,
तो फिर हमने आगे चलना है फिर। सही है, ये वेक्टर कंप्लीट करके फोर्सेस हमने कल इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है। सही है, ये हो गए। और प्लस तुम्हें जो है ना मैंने ये भेज दिया। सही है, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल जो है वो आपसे उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। कल मंडे में, मंडे का टाइम बता दूंगा। ऑल दो भाई है तकरीबन 5:30, 5:30 में नमाज है ना, तकरीबन 4:30 से हम कर लेंगे। सही है, 4:15, 4:30 से स्टार्ट कर लेंगे क्लास। सेट है, और चलो सर बस। वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ हाँ, वो मंडे वाली होगी कल इंशाल्लाह। डन है सर, सही ओके। हो गया। सर आपने कुछ टाइम का देखा फिर क्लास पेपर सेशन का? अरे यार टाइम भी करना है यार, उसकी उन उन लोग ने भी कह रहे हैं टाइम का आगे पीछे करना है। अभी अभी मैं वही लगा हुआ हूँ, दो तीन चीजें एक साथ आ रही हैं, दो तीन बच्चों की एक साथ टाइमिंग आगे आगे पीछे क्लैश हो रही है। तो ये चक्कर है। बट खैर भाई, मैंने वो सारे ग्रुप में पासवर्ड शेयर किए हुए, मैं होमवर्क वगैरह देना वो तो करा एटलीस्ट। और उसकी भी सेटिंग करते हैं, टाइम वगैरह की भी सेटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ। आज के लिए सर इतना ही है। आज के लिए बस इतना ही है। सर ये नोट्स दिखा देना, मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे ही भेज दूँ। अबे लो। दो तीन पेज ही है ना। ओके सर, अल्लाह हाँ, हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। ये लो देख लो। सर क्या कहते हैं, ये जो काइनेमेटिक्स की रिकॉर्डिंग और जो पास पेपर थे वो आपने ग्रुप में भेजा है? जी जी, रिकॉर्डिंग भी भेजी भाई, रिकॉर्डिंग भी डाल दी है। सही, ओके सर। सही हो गया। चलो अल्लाह हाफिज। मेरे भाई ये देख लो। शुरू से सर, शुरू से। बस एक पेज ये है और एक पेज ये है। नेक्स्ट पेज। हम्म। सही है। ये अभी फोर्सेस पूरा हो गया है क्या? नहीं नहीं, अभी वेक्टर्स पूरा हुआ है, फोर्सेस अभी कल की क्लास में चलेगा। और फिर ठीक है। उसके बाद वो कंप्लीट होगा। सही है, चलो। ओके अल्लाह भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।